नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की एक खास शख्सियत नरेंद्र शिवाजी पटेल। नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के राज्य मंत्री हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा उनके पास है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक प्रवक्ता रहे। इसके बाद विधायक बने और विधायक बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री पद का जिम्मा सौंपा। हमारे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम है फेस बियॉन्ड फेस। एक चेहरे और एक व्यक्तित्व के पीछे कितने व्यक्तित्व हो सकते हैं, एक समग्र राजनीतिक चिंतन के साथ हमारे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, सेवा में इनका खास योगदान रहा है और यही वजह है कि राजनीति में कम ही समय में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। पटेल साहब, जैसा कि मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, एक स्वयं सेवक से आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। आपने बीई किया और उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद आप राजनीति में सक्रिय रहे, जो कि आपको विरासत से मिली, और राजनीति में कम ही समय में आप सीधे मंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो ये करिश्मा आपने कैसे कर दिखाया? बिल्कुल, देखिए अतुल जी, ये सच बात है कि मेरी पार्टी ने मुझे 3 महीने के अंदर, क्योंकि मेरा को जब विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था तब 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी। उस दिन मुझे विधानसभा के प्रत्याशी घोषित किया था पार्टी ने, और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। इसलिए मेरे को अच्छे से स्मरण है। केवल 3 महीने के परफेक्ट टाइम में पार्टी ने मुझे राज्य मंत्री की शपथ दिला दी। ये देखने में निश्चित रूप से केवल 3 माह की यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के पीछे का जो परिश्रम है, लगन है, इस विचार के प्रति समर्पण है, वो एक बहुत दीर्घ अवधि का है। मैं जब 10 वर्ष का था उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के नाते जुड़ा, और जब मैं 16 साल की उम्र में था, लगभग 84-85 के समय की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला आम चुनाव लड़ा था। उस समय हर पोलिंग बूथ पे हमारे पास में बूथ पे बैठने वाले पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। तो जब वोट डालने की उम्र 21 साल थी और मैं 16 साल की उम्र का वहाँ पे पोलिंग एजेंट बना था। चूँकि विचार से मैं जुड़ा, विचारधारा के प्रति मेरा आकर्षण था, और पिताजी राजनीति में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति से जुड़ गया। और उस दिन से जब मैंने चलना शुरू किया तो पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा में, मंडल में, जिले में प्रदेश मंत्री रहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री भी मैं रहा। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक जमीन के कार्यकर्ता को ले जाकर राष्ट्रीय मंत्री तक का दायित्व दिया। बीच में मीडिया में मैं एक लंबा समय रहा। आपके अच्छे से आपको भी ध्यान होगा कि मीडिया मित्रों से मेरी जो मित्रता है बहुत पुरानी, सिर्फ इस नाते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो ये जो पूरी यात्रा है उसके पीछे मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक मूलभूत कार्यकर्ता रहता है उसके नाते मैं लगातार लगा हुआ था, और आज भी मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से मेरे पे जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है, शासन में जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन मैं भी आज भी अंदर से अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता अनुभव करता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी ने जब जो काम मुझे दिया है उसको पूरी ईमानदारी से, लगन से, और अब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने की प्रयास करता हूँ। पर जो आपका बैकग्राउंड है निश्चित रूप से वो राजनीतिक बैकग्राउंड, लेकिन आपकी रुचि शैक्षणिक गतिविधियों में ज्यादा रही, पढ़ने लिखने में। आपने कुछ किताबें भी लिखी अध्यात्म को लेकर, आपने पढ़ाई ऐसी की कि आपने गेट भी क्वालिफाई किया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आप स्किप कर गए, यहाँ आ गए। तो ये नेचर में था या आप उधर जाना चाहते थे इसलिए पढ़ रहे थे, या पढ़ इसलिए रहे थे कि राजनीति में भी उसका कुछ योगदान होगा, कुछ कार्य आएगी वो परीक्षा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे को पढ़ाई के लिए जो प्रेरित करने का काम किया है वो मेरे माता पिता ने, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी हमारे अधिकारी रहे या प्रचारक गण रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि अपने आप को शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से उस तरफ मेरा रुझान रहा, और पढ़ाई में हम जितना अध्ययन करेंगे और जितना हम, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे अन्य स्वाध्याय की हो, उसके तरफ स्वाभाविक रूप से मेरी रुचि रही, और उस रुचि का ही परिणाम रहा कि मेरे को आज भी अच्छे से याद है। आपने एक याद दिलाया तो मुझे ध्यान आया कि जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था उस बीच में थोड़ा सा अध्यात्म में और गहरी रुचि हो गई। तो अध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण मैंने जो युग निर्माण योजना के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा जी को एक पत्र लिखा
कि मैं अध्यात्म की साधना करना चाहता हूँ आपके पास में आके, और वहीं पे बैठ के कुछ सेवा का काम भी करूँगा, समाज की सेवा भी करूँगा और आध्यात्मिक साधना करूँगा। तो उनके यहाँ से मुझे पत्र प्राप्त हुआ। सैल वाला बहन जी जो अभी भी हमारे बीच में है, उनका पत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने कहा था कि गुरुदेव माता जी का आपको आदेश है, इस तरह की कुछ भाषा थी उसकी, कि आप इंजीनियरिंग पहले पूरी करिए और इंजीनियर बन के भी जो आप काम करेंगे वो भी समाज सेवा ही है, और आध्यात्मिक साधना तो आप नित्य अपनी दैनिक दिनचर्या में भी कर सकते हैं। तो और निश्चित रूप से मेरे लिए वो प्रेरणादायी रहा। और जो मैं डिग्री को बीच में छोड़ने का सोच के अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा था, तो जब इतने आध्यात्मिक महापुरुष का पत्र मुझे इस भाव के साथ मिला, तो उससे भी निश्चित रूप से मुझे अध्यात्म में और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में भी और समाज सेवा में भी समय संतुलन बनाना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सरल हो गया था। नहीं, एक बहुत अच्छी बात है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में, इसी को समग्र व्यक्तित्व कहते हैं, कि आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में आपने बहुत गहराई तक जाकर अध्ययन किया, चिंतन किया, कार्य किया, और वही व्यक्तित्व आपका सामने आता है। और उसी व्यक्तित्व के साथ मध्य प्रदेश की जनता को एक मंत्री के रूप में आप सेवा करने का अवसर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरी यात्रा रही, इसमें मेहनत और लग दोनों में किसका सबसे अधिक योगदान आप मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भाग्य और कर्म यदि हम देखेंगे तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, और करोड़ों में अरबों में कोई एक आध दो ऐसे उदाहरण मिल जाए कि कोई कर्महीन व्यक्ति बैठा हो, अकर्मण्य व्यक्ति बैठा हो और उसका भाग्य खुल गया हो। ऐसा तो बहुत कम हुआ है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जो कर्म करते हैं उनमें से अनेकों के भाग्य खुलते हुए अपन लोगों ने देखे। तो सबसे पहली आवश्यकता तो कर्म की है, मेहनत की है, और उसके साथ में भाग्य कई बार निश्चित रूप से इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे पार्टी के हमारे अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने मेरे समान ही विचार रखते हैं, मेरे से अधिक परिश्रम भी करते हैं, लेकिन वो हो सकता है ऐसे स्थान पर ना पहुँचे हों, कहीं कम ज़्यादा पहुँचे हों। जैसे मेरा भी, मैं बार बार एक बात कहता था कि हम बने नहीं तो हम बिगड़े भी नहीं, क्योंकि मुझे भी इस समय यहाँ तक आने में बड़ा लंबा समय लगा। तो मेरे जो साथी थे, वो जो राष्ट्रीय टीम के लोग, तो कहीं मुख्यमंत्री बन गए, कहीं केंद्रीय मंत्री बने, कहीं अन्य प्रदेशों में मंत्री बन गए, और जो मेरे प्रदेश की टीम में जिन लोगों के साथ हमने काम किया वो प्रदेश में मंत्री बन गए थे। तो निश्चित रूप से मन के अंदर भाव आता था कि हमारे साथ के लोग बन गए। लेकिन दूसरी एक जो बात थी बिगड़ने वाली, कि हमारे साथ कुछ लोग बिगड़ भी गए, जिनको जैसे समय पर नहीं मिल पाया तो वो कोई पार्टी छोड़ दिया, कोई निर्दलीय लड़ गए, तो बिगड़े भी नहीं। तो ये जो एक अपना मेरा एक डायलॉग था कि बने नहीं तो बिगड़े भी नहीं, हालांकि अब पार्टी ने वो खत्म करा दिया, अब पार्टी ने खत्म करा दिया। हाँ, ट्रैक पे यही मैं अपने आपके माध्यम से बस अपने निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं उनसे यही एक बात बार बार कहता हूं कि देखिए, अपन जिस विचार को लेकर निकले हैं उस विचार के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ में संगठन की कार्य पद्धति पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने नित्य कर्म करते रहिए, परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहिए, तो निश्चित रूप से उनका भी सभी का भाग्योदय होगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की तो ये विशेषता है, और एकमात्र ऐसी पार्टी जहां पर छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्तित्व का एक और पहलू जो दिखाई देता है, आप समाज सेवा, खासतौर पर छुआछूत ने बहुत प्रभावित किया आप, और छुआछूत को लेकर काफी कार्य किए और इसमें आपको प्रशस्तियां भी मिली। इसके बारे में बताइए कि ये छुआछूत आज के दौर में क्या अभी भी कायम, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर आज भी सामाजिक मान्यताएं हैं, तो ये इस क्षेत्र में कैसे और क्या काम किए, और इसको लेकर आज आपकी मंत्री के रूप में क्या सोच है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अतुल जी, आपने बहुत ही मतलब एक मेरे को स्मरण दिला दिया मेरा जो जीवन से बहुत बहुत निकट मेरा ये विषय है, जिसको मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आत्मा के स्तर तक मुझको छूता है। कि जब हम मनुष्य के बीच में हम जो पशुओं से प्रेम करने वाले लोग हैं, गाय को माता मानने वाले लोग हैं, नदियों को जीवंत मानकर उनकी पूजा करने वाले लोग हैं, पेड़ पशु पक्षी, किसी जानवर को हम नहीं छोड़ते कि जिसको हम किसी को भगवान का वाहन बता देते हैं, किसी कुछ करके, हम सबको सम्मान देने का काम करने वाले परंपरा के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं। ऐसे में मनुष्य के बीच में छुआछूत बहुत मन को कचोटती थी,
और मेरे को, मैं कहता हूँ, सौभाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिसमें इस विषय को लेके बिल्कुल स्पष्टता थी कि कोई छुआछूत नहीं है। साफ सफाई अनिवार्य है लेकिन छुआछूत कुछ भी नहीं है। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब मैं संपर्क में आया तो मैंने देखा वहाँ पे इस तरह का कोई भी मतलब शब्द को भी सुनने को नहीं मिला। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि इतनी समरसता देखने को मिली, इतना आपस में प्रेम देखने को मिला। तो उसके बाद में मुझे निश्चित रूप से ये बार बार प्रेरणा करते रहे। और उस समय जब मैं कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ता था, मुझे अच्छे से याद है कि उस समय तो वाद विवाद के विषय ये हुआ करते थे, भाषण के विषय हमारे विद्यालय में यही हुआ करते थे। मुझे आज अच्छे से भी याद है जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता था, मेरे सर्टिफिकेट में एकादश लगा हुआ, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। उसका विषय यही था कि अस्पृश्यता निवारण समाज की जिम्मेदारी है। तो उसमें मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो मेरे को एक नगद राशि भी उस समय प्राप्त हुई। तो जो मन का भाव था, मैंने उस नगद राशि को, उस समय कलेक्टर ने मुझको वो दी थी, मैंने वो वापस करते हुए पुनः उनका कि समर्पित करते हुए इस राशि का उपयोग केवल अस्पृश्यता भाषण से खत्म नहीं होगी, हमें ऐसे कार्यक्रम भी चलाने चाहिए कि जो हमारी ऐसी बस्तियां हैं उनमें जाके हम कुछ काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की जो प्रेरणा मिली, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत ज़्यादा मतलब मैं श्रेय दूंगा कि उनकी शिक्षाएं रहीं तो इसके प्रति समाज में जागरूकता फैलाने में हम भी कुछ काम कर सके। और ये बात सही है कि अब समाज में बहुत कुछ निवारण हुआ है, बहुत कम स्तर पे बचा है। जैसे मैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अभी तो मैं प्रत्याशी के रूप में उदाहरण आपको बताता हूँ कि जब मैं चुनाव प्रचार में गांव-गांव गया, घर-घर गया, उस दौरान मैं जहाँ भी खाना बनते हुए देखता था, चूँकि प्रचार में लगे रहते थे, खाना कई बार समय पे नहीं खा पाते थे, तो जहाँ भी घर में गए और पता चला कि रोटियां बन रही हैं, नया ताज़ा भोजन बन रहा है, तो मैं जम जाता था, बहन ला 2 रोटियां मेरे को भी देते, मैं खा लेता हूँ। तो ऐसे मैंने कई बार चुनाव प्रचार में ऐसे घर घर भोजन किया। तो ऐसे में उस समय जब मैं कुछ घर में गया तो मेरे को पीछे से स्थानीय लोगों ने टोका, जो आप समझ सकते हैं कि उनको टोकने का मेरे को कान में टोका, और मैंने उनको अनसुनी सुनते हुए, समझते हुए, अनसुनी करते हुए उस भोजन को प्रशंसा की, उस परिवार की प्रशंसा की, और जो कह सकते कि बगैर शब्द के संदेश देने का काम होता है वो देने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आज यदि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार में है और हम कोई ऐसा काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि केवल जिसे कह सकते हैं कि देख के प्रेरणा वाला काम भी समाज में नौजवानों में जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे जीवन में हमारी आंखों के सामने रहते रहते शायद ये छुआछूत और अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी ये क्या होता था। देखिए, आज राजनीति में जब भी कोई राजनेता हट के काम करता है, दबंगई के साथ काम करता है, जनता के बीच में निकलता है, अनियमितता करने वालों को फटकार लगाता है, चेतावनी देता है, तो उसकी तुलना फिल्मों के नायकों से की जाती है। नायक फिल्म बहुत चर्चित है, एक और फिल्म है दबंग फिल्म है, और इस तरह की कई भूमिकाएं हैं जो फिल्मों में बड़ी चर्चित हैं कि आप सिंघम बन गए हैं। तो हालांकि राजनेताओं का ये काम है, लेकिन आप जिस तरह से एक तेज तर्रार छवि के साथ जनता के बीच में हैं, तो इसको क्या एक स्टंट माना जाए या वास्तव में आप अंदर से कुछ करके दिखाना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अतुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जो पृष्ठभूमि बांधी है वो भी बड़ी अच्छी बांधी है। तो निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अंदर से एक ऐसी ललक सी है, और जिसको कह सकते हैं ना कि भूखे शेर के सामने लाके कोई चीज़ रख दी गई हो। तो इस समय बिल्कुल जैसे कि अब जो 40 साल का इंतजार था वो एकदम से ऐसा किसी के हाथों में आपने सौंप दिया है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो उस समय करना चाहते थे वो कैसे करना। तो निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना, लगातार लगे रहना। और उसके लिए देखिए, मैं अपने क्षेत्र में कहता हुई हूँ कि सरकार आँख खोल के चलेगी, सरकार आंख बंद करके नहीं चलेगी। जहां गलत काम दिखेगा वहां खड़े होकर टोकूंगा, बार बार टोकता हूं। मैं भोपाल में, आप विश्वास नहीं करोगे, भोपाल में कई बार जो चेकिंग करते हुए हमारे स्टॉपेज बने रहते हैं उन पर रुक के उनको टोकता हूं, उनको सिखा के आता हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे चेक करो। कई बार उनको डांटता हूं। अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है, कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने वो स्टॉपर लगा के वहां पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय शायद कोई ट्रेन आ गई थी तो एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया, तो एक जाम की स्थिति थी। मैं रुका, मैंने स्टॉपर हटवाए, मैंने उनको डांटा और उनको कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले देखोगे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलते रहे, बाद में चेकिंग का विषय आता है। अब कई बार मुझे भी लगता है कि यार मैं मंत्री के रूप में ये अधिकार मुझे है कि नहीं है, कई बार मैं सोचता हूँ। लेकिन ठीक है, मंत्री के रूप में हो या ना हो,
लेकिन एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य है और नागरिक के रूप में मेरा अधिकार भी है कि यदि कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। दूसरा, आपने जो जो भूमिकाएं बोली, बात कही, फिल्मी बात कही, तो मैं उसमें इतना कह सकता हूं कि देखिए, ये तो मेरा आप मीडिया मित्रों का प्रेम है, क्योंकि मेरे आप लोगों से पुराने संबंध हैं और आपका प्रेम मेरे प्रति है, तो इसलिए मेरी विषय को आप चर्चा का विषय जल्दी बना देते हैं और वो व्यापक रूप से बन जाता है मीडिया के आपके प्रेम के कारण। लेकिन जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने एक तत्काल में कार्रवाई की है मूंग तुलाई केंद्रों को लेकर। और उस मूंग तुलाई के केंद्रों की घटना को एक दिन में नहीं कर दी है मैंने कि एकदम कर दिया है या एकदम से कोई स्टंट करना इसलिए कर दिया है। उसका बहुत बहुत धीरे धीरे वो विषय बढ़ा है। जब ये शिकायतें मेरे मूंग तुलाई केंद्रों से मेरे पास में, मैंने अपने जो विधायक कार्यालय उसमें जो मेरे कार्यकर्ता बैठते हैं उनसे उन मूंग तुलाई केंद्रों पर सूचित किया कि यार ऐसी ऐसी किसानों की शिकायत आ रही है, इसका आप निराकरण करिए, ये शिकायतें ना मिले। जो सुधर सकते थे वो सुधर गए, जो नहीं सुधर सकते थे वो फिर भी लगे रहे। फिर मैंने अधिकारियों को सूचित किया कि ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, कृपया इनको देखिए और इनको समस्याओं को हल करिए। अधिकारी भी गए, उन्होंने जहाँ जो कार्रवाई कर सकते थे वो कार्रवाई भी की, संदेश भी दिए। लेकिन जिनको आदत है सुधरना नहीं है वो अपनी उस पर लगे रहे, तो फिर मैंने तय किया कि मैं यार और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसी बीच में मेरे पास शिकायत है कि किसानों के साथ अभद्रता हुई, किसानों के साथ मारपीट हुई, जिनको ये चिन्हित कर लिया गया कि ये शायद जब सबकी शिकायत बार बार हो रही थी तो उन्होंने चिन्हित करने की कोशिश की कि मंत्री जी को सूचित कौन करता है, तो उनको चिन्हित करके जैसे ऐसे कुछ किसानों के खिलाफ इन्होंने जब मारपीट की तो फिर मेरे लिए असहनीय हो गया। मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा। फिर मैंने प्रशासन को सूचित किया, मैं खुद गया और मैं जिन जिन वेयर हाउस पे गया उन पे जो जो गड़बड़ियाँ मिली, पूरी प्रशासन की टीम मेरे साथ थी। उन प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई कर भी दी है। यदि ये माना कि केवल ये दिखाने के लिए था या मुंह जबानी था, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ जो गड़बड़ियाँ थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो गई है और जहाँ जहाँ जो व्यवस्था सुधारनी थी वो सुधर गई है। नहीं, एक और बात है जो बहुत आम बात होगी कि राजनेता जब चुनाव लड़ता है तो वो ऐसे लोगों का साथ लेता है जो पावरफुल लोग रहते हैं, मनी माइंडेड लोग रहते हैं, उनका अर्थ से भी सहयोग मिलता है और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग मिलता है। जब आप जीतते हैं और जनता आपके पास में आती है और अनियमितता करने वाला वही व्यक्ति होता है जो आपका करीबी रहा, जो सत्ता के प्रभाव में रहा या सत्ता को प्रभावित करता रहा, ऐसे लोगों पे कैसे कार्रवाइयां होंगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि राजनेता दबंगों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं सामने तो कुछ कहते हैं लेकिन अंदर ही उनका समर्थन ऐसे लोगों पर होता है जो माफिया के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि आज की चर्चा का सबसे श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा। इसके लिए मैं को याद आता है कि मैंने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में मैं एक बार पढ़ रहा था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में जो शब्द लिखे गए थे उसमें एक शब्द, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब शुरुआत मैंने प्रारंभ हुआ ही था उस समय ये मैंने पढ़ा कि माननीय आडवाणी जी ऐसे नेता हैं कि जिन पर किसी का कोई भी एहसान नहीं है, किसी का भी कोई कर्ज नहीं है। वो शब्द मेरे अंदर इतने गहरे बैठ गए कि मैंने भी तय किया कि राजनीति में काम करेंगे तो कोई भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का अपने ऊपर कर्ज नहीं लेंगे, किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई एहसान नहीं लेंगे कि जिसके वजह से वो अपने को अपने रास्ते से भटका पाए। तो इतने दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन में, और मैं कह सकता हूं मैं मेरे पूरे जीवन में केवल और केवल माता पिता, गुरु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके अलावा मेरे पास पार्टी भी शामिल है, मेरे पर किसी का कोई एहसान नहीं है, किसी का कोई कर्ज नहीं है। मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव कैसे लड़ा है सबको पता है, लेकिन उस चुनाव में मेरी उदयपुरा विधानसभा की जनता जनार्दन के अलावा मेरे पे किसी का कोई एहसान नहीं है। मैं घर घर गया था वोट मांगने और उदयपुरा विधानसभा की जनता जनार्दन ने जो मुझे प्रेम दिया है उसका जो ऋण है बस उसको चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मुकाबला था उदयपुरा का काफी टफ था, तो जीत भी आपकी अच्छी हुई, अनएक्सपेक्टेड थी। कई लोग तो ये मान के चल रहे थे कि बहुत कड़ा मुकाबला है, फंस भी सकती है सीट। तो इसमें ईवीएम देवी का कोई चमत्कार है कि आपके व्यक्तित्व का, लोगों के समर्थन का और बीजेपी का काम? बिल्कुल देखिए, अब ईवीएम की चर्चा तो थोड़ी अलग से होने का विषय है और बड़ा व्यापक विषय है। और मैं तो अब चूंकि आपने विषय छेड़ा है तो मैं तो अपने कांग्रेसी मित्रों से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि वो ईवीएम का अध्ययन कर लें कि ईवीएम चली कहाँ से। तो उसमें जब वो यदि कंप्यूटर का श्रेय लेने का राजीव गांधी जी को कई बार कहते हैं
तो ईवीएम को भी इस देश में अडॉप्ट करने के लिए यदि किसी ने प्रारंभ किया था, उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो कांग्रेस यदि ऐसे आरोप लगाती है तो निश्चित रूप से वो हास्यास्पद है। दूसरा वैसा देखिए, निश्चित रूप से उदयपुरा का चुनाव बहुत टफ था, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी मैं कह सकता हूँ कि मैं उनकी सार्वजनिक रूप से कई बार मैंने प्रशंसा की है उनकी, कि मतलब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। तो जब अच्छे व्यक्तित्व के धनी से मुकाबला हो रहा होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा कठिन होता है। और लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर थी, पार्टी के रूप में इतनी कमजोर थे वो, कि उनका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर थी कांग्रेस से, इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया था, वो मेरे जुम्मे था कि घर घर जाऊं, वोट मांगूं। तो मैं ये मान के चलो कि मेरे 300 के लगभग गांव है मेरी विधानसभा में, और मैं लगभग 250 गांव में घर घर वोट मांगने में कामयाब हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर सकता था वो भूमिका मैंने निभाई। और जनता जनार्दन को जो मैंने वादे किए थे कि मैंने, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वाराणसी चुनाव लड़ने गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। तो निश्चित रूप से मेरे वरिष्ठ नेता, में उनके पद चिन्हों पर चलने वाला कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने भी अपने विधानसभा में कहा मैं आया नहीं हूँ, नर्मदा मैया ने मुझे बुलाया है। और नर्मदा जी और गाय माता, ये हमारे, मुझे ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बहुत आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। तो मैं जनता से कह के आया था कि नर्मदा मैया के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करूंगा, अवैध उत्खनन होने नहीं दूंगा और गाय माता को रोड पर रहने नहीं दूंगा। तो निश्चित रूप से मैं उस दिशा में भी निरंतर काम कर रहा हूँ, और निरंतर काम करने को मेरे को नर्मदा मैया का ये आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। गाय माता के लिए भी हम धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी इस विषय में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है, और अग्रणी भूमिका निभाकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये विषय बहुत सुधर रहे हैं। देखिए, एक और आपके क्षेत्र से जुड़ा, जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत कठिन संघर्ष था, लेकिन जब संघर्ष कठिन होता है तो उसमें कुछ भीतरघात भी होता है, अपनों से ही चुनौतियां मिलती हैं। और आपकी सीट को लेकर यह भी कहा गया कि कुछ आपके ही दल के नेता नहीं चाहते थे कि आप जीते, और अपनों ने ज्यादा चुनौतियां पेश की। तो वो चुनौतियां क्या थी, क्या वो आइडेंटिफाई हुई? ऐसे लोगों को आपने पार्टी से कुछ एक्शन करा के बाहर निकालने का काम किया क्या? देखिए अतुल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मुझे राजनीति में बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि मैं मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करने सबसे पहले मैंने सीखा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो प्रेम है, परस्पर समन्वय है इत्यादि से बड़ा, मतलब एक अलग काम करने का वहाँ पर वातावरण रहता है। उसके अंदर मेरे को एक अलग शिक्षाएं मिली, ऐसा मैं मान सकता हूँ। लेकिन जब मैं राजनीति के अंदर आया तो बड़ा मुझे राजनीति में देखकर कुछ चीज़ें, जब अपने ही दल से जो आपने कहा चुनौतियां आती, तो वो बहुत शुरुआत से आना भी शुरू हो गई थी। तो राजनीतिक दल में ऐसा आता है, तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बार मैंने पंक्ति पढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था कि राजनीतिक जीवन में जितनी चुनौतियों का सामना विपक्ष से नहीं करना पड़ता, जितनी अपनी पार्टी के अंदर के लोगों से करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नाम से हम पूरी भारतवर्ष में वोट मांगते हैं, जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, जब उनके साथ ये स्थिति है तो अपन तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है। तो वो बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना। तो निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न अभी के लिए किया, उसके लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी मेरा एक, जब टीवी पे कई बार ये चर्चा का विषय बनता हूँ, तो एक बार अभी बड़ा डायलॉग चला मेरा कि नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ और पार्टी स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता थे वो एक तरफ। तो वो जो विषय बनाता, तो सच बात है कि मेरा जब टिकट घोषित हो गया तो जो टिकट प्रार्थी थे, जो महत्वाकांक्षी थे या जो पूर्व के थे, उन लोगों को स्वाभाविक रूप से एक प्रतिक्रिया होती है, और उन्होंने उस प्रतिक्रिया को बड़े लंबे समय तक चलाया। इसमें कोई शक की बात नहीं। बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने स्वीकार इसलिए करना, वो चैनलों पे बहुत चर्चा का विषय बना था, और लंबे समय तक वो करते रहे। और लंबे समय तक करने के बाद में मेरे मन के अंदर लेकिन ये विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद यदि कोई मुझे जिम्मेदारी दी है तो मुझे ये सीट पार्टी को जिता के देना है। तो मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से पार्टी ने टिकट घोषित किया, उस दिन से प्रारंभ हो गया था
मेरे जो जिसको कह सकते हैं जो मान्यताएं थी ईश्वर से, संकट मोचन हनुमान मंदिर से मैंने प्रार्थना कर रखी थी, तो वहाँ पर गया, नर्मदा जी गया, कहीं की पद यात्रा थी, कहीं जो हमारे यहाँ सारे भरना बोलते हैं कि लेटते हुए जाने का, और जो भी मैंने ईश्वर से प्रार्थना कर रखी थी उनको पहले पूरा किया, और उसके बाद में जनता जनार्दन को साथ में लेके मैदान में डट गया। और डटने के बाद में धीरे धीरे कार्यकर्ता जुड़ते रहे। वो एक कहा मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, ऐसे करके वो काफिला बनते चला गया, और जो लोग थे वो मेरे साथ जुड़ते चले गए। जो विरोध करने वाला एक तंत्र था, वो संकोच में या किसी दूसरे के दबाव में किसी भी नाते आ रहे जा रहे थे, वो उनकी संख्या निरंतर घटते चली गई। और मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन चुनाव की तिथि थी उस दिन कम से कम मैं इस बात में सफल हो गया कि कोई भी एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा जो इस नाते नाराज हो। सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सबके सब लोग काम में जुट गए, और मैं तो यही विश्वास लेके चला कि यहाँ सब लोग जुटे हुए हैं। जो एक प्रश्न आपने पूछा, सहायक प्रश्न, पूरक प्रश्न भी इसमें शामिल था कि आपने क्या पार्टी के प्रति उनके प्रति कोई कार्रवाई कराई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो लोग मेरे को टिकट का विरोध कर रहे थे या चुनाव में भी हल्की फुल्की भूमिका कुछ नकारात्मक रही है, लेकिन मेरा एक सोच था कि वे सभी लोग हमारे उस विचार से जुड़े हुए हैं, उस विचार के प्रति समर्पित हैं, उस विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, और मैंने तो एक पार्टी की मीटिंग के अंदर एक दिन कहा भी कि ठीक है, जो चुनाव था वो हो सकता है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल से किसी को व्यक्तिगत राग, द्वेष, ईर्ष्या वगैरह इत्यादि हो सकती, तो मनुष्य जनित ये स्वाभाविक गुण है, तो दुर्गुण है वैसे, तो उसकी वजह से ऐसा सब हो सकता है। लेकिन सबका पार्टी के प्रति निश्चित रूप से अटूट है। तो मेरा निवेदन है, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आप लोग काम करिए, और जो भी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में काम करेंगे, मैं मानूंगा उन्होंने नरेंद्र शिवाजी पटेल के लिए भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। अच्छा, उसका एक लाभ हुआ अतुल जी कि जो चुनाव हम विधानसभा में 42,000 वोटों से जीते थे, लोकसभा चुनाव में हम 66,000 से जीते। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी के जो मुझे निर्देश थे उसका सफलता हमको लोकसभा चुनावों में और उत्तम तरीके से देखने को मिली। चलिए, तो समय का बहुत अभाव है। आखिरी क्वेश्चन आपके विभाग से जुड़ा हुआ, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग, और अब तो एक ही विभाग हो गए। इन विभागों में काफ़ी समस्याएं हैं, डॉक्टरों की कमी, मेडिकल और अस्पतालों में अव्यवस्थाएं, इन सब को लेकर आप क्या कर रहे हैं? और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के पैमाने पर राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर हो, इस दिशा में कोई? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए अतुल जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित भारत बनाना है। उन्हीं का स्वप्न है कि आयुष्मान भारत बनाना है, और जब तक पूरा भारत स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम आयुष्मान भारत नहीं बन सकते, विकसित भारत नहीं बन सकते, और जब तक मध्य प्रदेश स्वस्थ नहीं होगा तो भारत स्वस्थ नहीं होगा। तो हमें शुरुआत तो यहीं से करनी है। तो हमारा प्रयत्न है कि नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर भी स्वास्थ्य सेवाओं को हम और उत्तम बनाएं। इसके लिए हमारे कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी भी लगातार निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, और हम मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य के बजट को 34% बढ़ाया है। जो 15,000 करोड़ के आसपास होता था, वो आज लगभग 21,000 करोड़ के आसपास का बजट मध्य प्रदेश को मिला है। तो हमारा नया प्रयत्न है कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाए। आपने भी कहा कि डॉक्टरों की कमी थी, ये हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी कि पूर्ववर्ती सरकारों की जो शिक्षा नीति ठीक नहीं थी, उन्होंने ये विचार ही नहीं किया कि कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितने हमको डॉक्टर की जरूरत है, उन डॉक्टरों को बनाने का काम करें। ये तो दूरदर्शी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तब उन्होंने चिंता की, तब उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलना तेजी से प्रारंभ की। उनका स्वप्न है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। अब वो आगे बढ़ के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में व्यवस्थाएं और सुंदर बनेंगी, और मध्य प्रदेश को हम स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवाजी पटेल जी, आपने सवालों का बहुत खुलकर जवाब दिया, अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुतिकरण दिया। यही एक
चतुर राजनेता की पहचान होती है। एक समझदार और मंझे हुए खिलाड़ी नजर आते हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। उनकी राजनीतिक यात्रा मंत्री के रूप में शुरू हुई है। हम ये विश करेंगे कि वो आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री के रूप में और भी बड़ी जिम्मेदारियों के रूप में मध्य प्रदेश की सेवा करें और ऐसा काम करें जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। आगे फिर हम हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।